नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इन द टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे करंट अफेयर्स है जिससे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि अभी जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की एग्जाम हुई है उसमें हमारे जो करंट अफेयर्स पढ़ाए गए हैं उससे भी सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हर रोज देखें और कोशिश कीजिए कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रही है उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला न्यूज है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसके बारे में आप जानते होंगे, तो हमारे देश का चौथा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया है। कहां किया गया है, किनके द्वारा किया गया है और यह ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी, इस पे यहां पे आपको चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला यह है कि इस ट्रेन का जो उद्घाटन किया गया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, और इस ट्रेन का जो उद्घाटन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश, जी, पहाड़ी क्षेत्रों में इस ट्रेन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में किया गया है। और दोस्तों, ये जो ट्रेन चलने वाली है ये दिल्ली से लेकर अंब अंदौड़ा के बीच चलने वाली है। इस स्टेशन को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमारे देश में चलने शुरू हो चुके हैं और ये चौथे का इनॉग्रेशन किया गया है। और ये जो ट्रेन है ये दिल्ली से लेकर अंब अंदौरा, जो कि एक हिमाचल प्रदेश का जो है ये एक जगह है, स्टेशन है, उस स्टेशन तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेन है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट का पहला वंदे भारत ट्रेन है। और इसके अलावा 5वें ट्रेन की भी घोषणा कर दी गई है, जल्द ही इसकी इनॉग्रेशन होने वाली है, यानी कि जल्द ही हमारे देश में 5वें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है। और ये जो ट्रेन चलने वाली है दिल्ली से लेके अंब अंदौरा के बीच में, तो ये बेसिकली हफ्ते के 6 दिन चलने वाली है और एक दिन नहीं चलेगी, वो है वेडनेसडे को। और इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में ही ट्रिपल आईटी ऊना का भी इन्होंने आधारशिला रखा है और इस ट्रिपल आईटी ऊना को इन्होंने देश को समर्पित किया है। और आप जो वंदे भारत की जो यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो हमारे देश में पहली बार जो चलाया गया था, यानी कि शुभारंभ किया गया था, उसका जो उद्घाटन किया गया था वो 2019 में किया गया था। और कहां से कहां के बीच में इसकी जो रूट थी वो नई दिल्ली से लेकर कानपुर, इलाहाबाद से लेकर वाराणसी के बीच की रूट थी, यानी कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमारे देश में पहली बार चलाई गई थी। और ये जो ट्रेन चलाई गई है ये चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों, मैं जो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, आपको पता होनी चाहिए कि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से उठाकर आपके सामने यहां पेश करता हूं जो उस न्यूज से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, हम आलतू फालतू चीजों पे चर्चा नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बहुत ही कम समय में हम जो हाल ही में हुए घटना है उनके आधार पे करंट अफेयर्स के इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, जितने भी आपके रिलेटिव्स है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत की जो WPI इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि जो हमारे भारत की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी राहत मिली है। पिछले सितंबर मंथ की ये रिपोर्ट निकाली गई है और बताई गई है कि जो सितंबर मंथ में जो भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स रही है वो 10.7% की राहत मिली है, यानी कि इसमें ईज पाई गई है। और किसके मुकाबले, तो अगस्त 2022 में जो हमारे देश की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स थी वो 12.41% दर्ज की गई थी। लेकिन जो सितंबर मंथ की रिपोर्ट निकाली गई है उसमें यह पाया गया है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 10.7% दर्ज किया गया है। इसका मतलब यही है कि अगर अगस्त महीने की तुलना में अगर सितंबर मंथ में देखें तो जो आपके आसपास अगर हम महंगाई देख लें
तो उस महंगाई में थोड़ी सी राहत मिली है। यानी प्रोडक्ट के जो आप सामान खरीदते हो रिटेलर के दामों में, जब होलसेल के प्राइस थोड़े से कम हुए हैं तो रिटेलिंग के जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाते हैं। तो हमें सितंबर मंथ में गुड्स के जो दाम है वो थोड़े से राहत हुए हैं, यानी महंगाई से हमें राहत मिली है। अब वहीं अगर हम पिछले साल सितंबर 2021 की बात कर ले तो उस समय जो WPI इंडेक्स दर्ज की गई थी वो 11.80 दर्ज की गई थी, यानी जो अभी जो दर्ज की गई है उससे थोड़ी ज्यादा दर्ज की गई थी। और अगर हम इसी साल के मई मंथ की बात कर ले, यानी कि अगर हम सितंबर की बात कर रहे हैं, अगस्त की हमने बात कर लिया, अगर मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो 15.88% टच कर गया था। यानी कि मई मंथ में ये दर्ज किया गया कि महंगाई काफी बढ़ गई थी। लेकिन अभी जो सितंबर मंथ का रिपोर्ट आया है इसमें यही दर्ज किया गया है कि महंगाई से थोड़ी सी हमें राहत मिली है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स तो आप सबको पता होनी चाहिए क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। स्टैटिक जीके से कई सारे यहाँ पे सवाल भी बने होंगे, साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर से भी सवाल आते रहे हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि जो होलसेल रेट पे किसी भी सामान का जो प्राइस रखा जाता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है उसकी कंडक्टिंग की गई है और इस एक्सरसाइज का नाम है प्रस्थान। और ये जो एक्सरसाइज की कंडक्टिंग की गई है ये ऑफशोर यानी कि जो समुद्र के किनारे जो एक्सरसाइजेज होते हैं उस जगह पे की गई है। और इस एक्सरसाइज की जो कंडक्टिंग की गई है वो ईस्टर्न नवल कमांड के द्वारा की गई है। और ये जो एक्सरसाइज की गई है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन के ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में की गई है। यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को जो कंडक्ट किया गया है वो 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को किया गया था। और ये जो एक्सरसाइज है आपका प्रस्थान, ये नवल कमांड के द्वारा हर 6 महीने पे ये एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। यानी कि साल में 2 बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है ताकि जितने भी ऑफशोर के जो डिफेंस की जो अगर हम स्टेटस देखें उस स्टेटस को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा ये है कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन कौन बने हैं और ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, इसका मतलब कि पहला खिलाड़ी कौन है जिन्होंने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर की एयर राइफल इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो अभी जो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, उनका नाम है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। नाम याद रख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है और रिकॉर्ड ये है कि भारत के जो लीजेंडरी शूटर यानी जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा, इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया हुआ है। इनके बाद ये दूसरे भारतीय बने हैं जिन्होंने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और ये जो गोल्ड मेडल इन्होंने भारत को दिलाया है इससे इनका जो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें इनका नाम जो है अब क्लियर हो चुका है कि ये जाने वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने जिस खिलाड़ी को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है वो इटली के खिलाड़ी है, इनका नाम है डेनिलो डेनिस सोलाजो और इन्होंने 17 और 13 के डिफरेंस से ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो पाटिल जो है ये हमारे देश के छठे ऐसे शूटर है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि एक कैटेगरी है, ये कैटेगरी को याद रखिएगा, मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, इस कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बात करें गोल्ड मेडल की तो ये छठे भारतीय बने हैं। ओके, अब अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड मेडल जीता था इस कैटेगरी में वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैटिक जीके के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत के सम्मान में एक जो है सम्मान की शुरुआत की गई है, इसकी सम्मान की स्थापना की गई है, नाम है चेयर ऑफ एक्सीलेंस। और इसकी जो सम्मान की स्थापना की गई है उसकी अनाउंसमेंट जो की गई है वो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा की गई है।
नाम याद रखना है कि किन किन नाम के सम्मान में इस जो है चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत, और ये भारत के बहुत ही ये होनहार आर्मी थे, और इनके सम्मान में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे यूएसआई बोलते हैं, वहां पर इनके सम्मान में, इनके नाम पर एक सम्मान की शुरुआत की गई है और इसे चेयर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अब जाना जाएगा। यानी इससे पहले कुछ और लोगों के नाम पर चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो चुकी है, जैसे कि हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ और फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के नाम पे भी ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। साथ ही साथ महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे देश के जो पहले सीडीएस थे यानी कि बिपिन रावत, इनके नाम पे भी चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा चुकी है। और अब जो चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है वो लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत के नाम पे की गई है। लेकिन इनके नाम पे क्यों की गई है, अब इसके बारे में स्टोरी जानते हैं। तो ये है कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, उस वर्ल्ड वार सेकेंड के समय में ये पहले ऐसे इंडियन ऑफिसर थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब विक्टोरिया क्रॉस को सम्मानित करने का मतलब यही है कि ये अंग्रेजों के द्वारा एक बहुत ही प्रचलित सम्मान था, जो ऐसे सिपाही को दिया जाता था जिन्होंने अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया हो और जिन्होंने दुश्मनों को भगाने के लिए अपने देश का समर्थन दिया हो। यानी कि उस समय आपको तो पता ही है कि वर्ल्ड वार सेकेंड में जो है दो पार्ट में कंट्री डिवाइड हो गई थी, और दो कंट्री, अगर हम दो ग्रुप की बात कर ले तो दो ग्रुप आपस में भिड़ रहे थे। लेकिन ब्रिटेन को साथ इंडिया का मिला था और इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उनके इसी परफॉर्म के लिए इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था उस समय के वायसराय लॉर्ड लिंथिंगो के द्वारा 1941 में। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो वायसराय थे, आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके का भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल चुका है, वो लॉर्ड लिंथिंगो थे। और वो 1941 में इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था, और उनके इसी सम्मान के कारण जो है अभी जाकर इंडियन आर्मी के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है यूएसआई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक वेबसाइट मां भारती के सपूत की जो है वो शुभारंभ किया गया है। अब ये वेबसाइट क्या है, इस वेबसाइट को शुभारंभ करने के पीछे का मकसद क्या है, किनके द्वारा किया गया है, इन बातों को जानते हैं। पहले याद रखिएगा, मां भारती के सपूत। और इस वेबसाइट की जो शुरुआत की गई है वो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। ठीक है, अब इस वेबसाइट को शुरू करने के पीछे का मकसद यही है कि जो लोग वार में या जो लोग जो है शहीद हो जाते हैं, जो सैनिक लोग शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है इस वेबसाइट को शुरू किया गया है। यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से अब जो भी फंड जो है इस वेबसाइट के थ्रू आएंगे, उस जो है फंड वेलफेयर फंड में, जिसे आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड नाम दिया गया है, इस वेलफेयर फंड में जो भी फंड आएंगे, अब वो फंड जो है उन आर्मी के जो जवान जो शहीद हो गए हैं उनके परिवार को ये फंड जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। और इस जो है इनिशिएटिव की जो शुरुआत की गई है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बॉलीवुड के एक्टर अमिताभ बच्चन जो है इसके गुडविल एम्बेसडर, सॉरी ब्रांड एम्बेसडर मैंने बोल दिया, गुडविल एम्बेसडर इसके बने हैं। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले ये इनिशिएटिव का नाम क्या है, ये क्वेश्चन सवाल बन सकता है। दूसरा, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो फंड की जहां पे फंड कलेक्ट होंगे उसका नाम क्या है, और तीसरा जो है इसके गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं, इससे सवाल आ सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख जो है सूचकांक का इस बार रिपोर्ट आया है 2022 का, और इस रिपोर्ट में भारत को कितना स्थान मिला है और किस देश ने कैसा परफॉर्म किया है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत जो है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फिर से पिछड़ गया है। यानी कि भारत को 121 कंट्री में जो स्थान मिला है वो 107वां स्थान मिला है, और इससे पहले जो है 2021 में भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो स्थान मिला था वो
101 मिला था, यानी कि 6 स्थान फिर से फिसलकर भारत 107वें स्थान पे जा चुका है वैश्विक भूख सूचकांक में। यानी कि भारत में जो भोजन प्रोवाइड करने की यहाँ पे अगर रिपोर्ट निकाली गई है, उसमें भारत काफी पीछे है अपने पड़ोसियों देश से भी। सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, इनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को जो है सीरियस वाले जो है इंडेक्स में रखा गया है। यानी कि भारत ने जो टोटल स्कोर किया है वो 29.1 स्कोर किया है। और जिस एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, उस एजेंसी के पब्लिशर के द्वारा ये बताई गई है कि ये जो स्कोर है ये काफी सीरियस स्कोर है। और इस स्कोर के कारण जो है भारत अब डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा पिछड़ सकता है। खैर कोई बात नहीं है, हम जो है काफी अगर हम देखें तो काफी इंडेक्स में हम काफी आगे चल रहे हैं, हमने अच्छा सुधार किया है, लेकिन इसमें भी हम धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। अब यहाँ पे बात यहाँ आ रही है ये कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाले जाते हैं उसमें पाकिस्तान को कौन सा रैंक मिला है, श्रीलंका को कौन सा रैंक मिला है, बांग्लादेश को कौन सा रैंक मिला है, नेपाल को कौन सा रैंक मिला है। तो पाकिस्तान को जो रैंक दिया गया है वो 99 दिया गया है, श्रीलंका को 64 रैंक मिला है, और बांग्लादेश को 84 रैंक मिला है, और नेपाल को 81 रैंक मिला है, और म्यांमार को 71 रैंक मिला है। और ये जो रैंक निकाला गया है ये स्कोर के जो है अनुरूप निकाला गया है, यानी स्कोर के बेस पे निकाला गया है। यानी अगर हम इस रैंक में बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स सबसे खराब वहां माना जाता है जहां पे सबसे ज्यादा स्कोर दिया गया है। यानी जिस देश को सबसे ज्यादा स्कोर मिला है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है, और जिस देश को 0 अगर स्कोर मिला है तो उसने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये बेसिकली स्कोर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, किस देश को कैसा स्कोर मिलता है उसके आधार पे उसको रैंकिंग दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि आईएनएस अरिहंत ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का जो है प्रक्षेपण सफल किया है। और ये प्रक्षेपण जो किया गया है ये कहां किया गया है और ये क्या है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का इसने सफल प्रक्षेपण किया है, उस बैलिस्टिक मिसाइल को बोला गया है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। यानी ये जो मिसाइल को जो प्रक्षेपण किया गया है ये सबमरीन से ही कर दिया गया है। अभी तक आपने बहुत सारे नवल शिप्स वगैरह से देखे होंगे, लेकिन ये जो है सबमरीन के हेल्प से इस मिसाइल को प्रक्षेपण किया गया है। और एक बे ऑफ बंगाल में टारगेट फिक्स किया गया था और एक हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ इसने अपने टारगेट को हिट किया है, और इससे जो है इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। अब आईएनएस अरिहंत जिसकी मदद से इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है, वो भारत की पहली और भारत की एकमात्र न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यानी कि यही भारत का सबसे पहला और एकमात्र जो है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाला सबमरीन है आईएनएस अरिहंत। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये जो सबमरीन है ये अपने मिसाइल को सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि लैंड पे भी ये हिट कर सकता है, एयर में भी हिट कर सकता है, और साथ ही साथ सी में भी अपने टारगेट को हिट कर सकता है। तो आईएनएस अरिहंत जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सबमरीन है, और उसी से ये रिलेटेड आपको ये करंट अफेयर्स है। आपको यहाँ पे आईएनएस अरिहंत के साथ साथ जो है ये SLBM जिसे सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बोला गया है, इसे भी याद रखना है कि कौन सा मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 की जो है रिपोर्ट निकाली गई है, और इस रिपोर्ट में ये दर्ज किया गया है कि जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, यानी जो हमारे देशों में या पूरे विश्व लेवल पे जो वाइल्ड लाइफ यानी जंगलों में रहने वाले जो जानवर की पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइनिंग दर्ज की गई है। यानी कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया गया है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे अब घट रही है। और ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकाला गया है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला गया है। और इसमें ये रिपोर्ट में जो है दर्ज किया गया है कि 1970 से लेकर 2018 के बीच में जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है
वो 69% की डिक्लाइनिंग दर्ज की गई है। यानी कि 69% जो है जंगलों में रहने वाले जो जानवर है, जो जंगलों पे डिपेंडेंट जो पशु पक्षी है, उनकी पॉपुलेशन घट गई है। और सबसे ज्यादा जो है ये डिक्लाइनिंग रिपोर्ट जहां दर्ज की गई है वो है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में। यहां पे 94% जो है वो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग दर्ज की गई है। और उसके बाद जो है कंट्री वो है अफ्रीका। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 66% की फॉल दर्ज की गई है। और सबसे ज्यादा अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर और ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में जो रहने वाले जलीय जंतु या जानवर है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम दर्ज की गई है। यानी इसका मतलब यही है कि अब इसका सीधा असर हमारे जो है इन्वायरमेंट में पड़ने वाला है। यानी कि इन्वायरमेंट का जो इकोसिस्टम है वो अब बिगड़ने वाला है। इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने की डिमांड हर देश के द्वारा की जा रही है और उसके लिए नए नए इनिशिएटिव की शुरुआत भी की जा रही है। जैसे कि हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया है और उसके तहत जो हमारे देश में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे उन्हें दूसरे देश से मंगाकर हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि जो यूनिवर्सिटी की यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है THE के द्वारा, यानी THE यहां आप डी नहीं मानेंगे, ये क्या है अभी आपको बताएंगे कि THE की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है उसकी रिपोर्ट निकाली गई है। इस रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है और कौन भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसने इस रैंकिंग में अपना नाम शामिल किया है। तो सबसे पहले जानते हैं THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकाली गई है और इस रैंकिंग का ये 19वां एडिशन था और इस रैंकिंग में पिछले साल की तुलना 137 यानी कि 137 जो है मोर यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। यानी और भी 137 यूनिवर्सिटी को इस रैंकिंग में इस बार शामिल किया गया है। और इसमें जो टॉप पोजीशन जिस यूनिवर्सिटी को मिला है वो मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। यानी कि 7 बार लगातार 7 बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस THE की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे आता रहा है। ओके, अब इसमें जो टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है वो कहां की रही है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप 10 यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में रही है। और भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी IISc बेंगलुरु कहां है, ये बेंगलुरु में है। इस यूनिवर्सिटी को जो है इस रैंकिंग में शामिल किया गया है और इसकी रैंकिंग भी अंडर 100 नहीं है बल्कि 251 से लेकर 300 की बीच में इसकी रैंकिंग बताई गई है। यानी कि हमको अब एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ताकि ग्लोबल लेवल पे हमारे जो यूनिवर्सिटी है वो अपना नाम दर्ज कर सके। ओके, तो दोस्तों ये है हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जिससे आपके सवाल बन सकते हैं। अब इसके आधार पे और स्टैटिक जीके के जो है बेस पे आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित पनडुब्बी है। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए INS विक्रांत, INS सिंधु रक्षक, INS त्रिकंद या INS अरिहंत। अब आपको इसका जवाब कहां बताना है, तो कमेंट में बताना है और हमें कमेंट में आप इसका सही जवाब जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी वीडियो की अपलोडिंग हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।